अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार वो हो गया जिसका सारी दुनिया को खदशा था और 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने वाइट हाउस के अंदर बात करते हुए अपने खदशे का इजहार किया था और वो खदशा ये था कि ईरान इसराइल पे हमला करेगा और वो आखिरकार रात ईरान ने कर दिया और इसराइल के मुताबिक 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिज़ाइल्स जो है उस पर दागे गए, जो न सिर्फ ईरान से बल्कि इसराइल ने जो बताया है उसके मुताबिक तो यमन से और इराक़ से भी उनके वो जो मिज़ाइल और ड्रोन्स जो हैं उन पर हमला करने में वो लोकेशंस भी शामिल थी। तो ये क्यों हुआ इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल को, इस महीने की 1 तारीख को, इसराइल ने सीरिया के अंदर, शाम के अंदर जो ईरानी एम्बेसी है दमस्कस के अंदर, वहाँ पे हमला किया था और उस हमले के अंदर बहुत ही 12 लोग जो थे वो मारे गए थे और उन 12 लोगों में बहुत सीनियर लेवल के जो है वो फ़ौजी अफसरान जो थे ईरान के, वो शामिल थे। अब जब ये हुआ था तो ईरान ने उस वक्त कह दिया था कि वो इस बात को भूलेगा नहीं, इसका बदला लेगा और 12 दिनों के बाद यानी रात उसने वो बदला चुका दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने कहा है कि ये जो 300 मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो थी उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। यानी 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बच्ची जो है वो ज़ख्मी हुई है और कहा जाता है इसराइल की तरफ से कि एक उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। यानी अगर नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो ईरान की लीडरशिप्स के लोग जो है वो मारे गए थे। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अमरीकी हमले में अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जो थे जनरल सुलेमानी, वो मारे गए थे, जबकि इस मरतबा अल-कुद्स फोर्स के एक और जो है वो बहुत ही टॉप रैंक के जो फौजी अफसर थे वो मारे गए हैं। अभी तक जो रद्द-ए-अमल आया है वो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, बरतानिया की तरफ से आया है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है और उन लोगों ने ईरानी हमले की मजम्मत की है। जबकि दूसरी तरफ चीन और रूस ने जो है वो काशिश रहते हुए, ख़बरदार रहते हुए, मोहतात अंदाज में उन लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपना ज़्यादा जज्बाती ना हों और इस मामले को में ज़्यादा उसको बढ़ावा ना दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने एक हंगामी इजलास बुला लिया है, उसकी दरख्वास्त इसराइल ने की है और वो इजलास बुला लिया गया है। लेकिन वहाँ पे होना क्या है जो वो तो सबको पता है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ईरान के साथ खड़ा होने के लिए कौन है? क्योंकि जिसको मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है वो मुस्लिम वर्ल्ड तो अभी तक जो ईरान के एम्बेसी पे हमला हुआ था उसकी भी मजम्मत करने से काफ़ी मुल्कों ने अपना एतराज़ बरता था और किसी ने भी उसकी खुल के मजम्मत नहीं की थी जो इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे हमला किया था। ईरान ने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये जो उनका हमला है, उसने कबूल किया है कि उसने हमला किया है और उसने कहा है कि ये उनका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस का जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया है उसने। और ईरान ने बहुत वाज़े अल्फाज में इसराइल को कहा है कि अगर इसराइल ने मज़ीद इस पर रद्द-ए-अमल दिया तो फिर उसको ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी ख़बरदार किया है कि वो इस कन्फ्लिक्ट से, इस झगड़े से ख़ुद को दूर रखे। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका इस झगड़े से ख़ुद को दूर तो नहीं रख सकता। बहरहाल ये सूरत हाल जो है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है। हालांकि मिडल ईस्ट से कितने महीनों से हम देख रहे हैं कि हमास और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो जारी है। इन अल्फाज को समझें, हमास और इसराइल का कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये जो मामला है किसी ज़माने में ये मुस्लिम वर्ल्ड और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट था,
फिर अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट इसको कहा जाता था। और 60s में वार भी हुई जिसमें सीरिया और इजिप्ट यानी मिस्र और शाम वगैरह वो उसमें शामिल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला अब फ़लस्तीन और इसराइल का मामला भी नहीं रहा, क्योंकि जो अपना गज़ा है और वेस्ट बैंक है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल जो फ़लस्तीन की टेरिटरी है, उसके मामले पे जो वेस्ट बैंक पे है वो अपना जो हुकूमत है वो, और गज़ा की स्ट्रिप के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो हमास का है, उस तरफ महमूद अब्बास साहब है। तो वो भी अब उसको फ़लस्तीन इसराइल का कन्फ्लिक्ट भी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है हमास और इसराइल का कन्फ्लिक्ट। तो उस सारे मामले की जो ग्रेविटी है वो अब इतनी आ चुकी है कि ये अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट से, फिर फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट से अब हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट तक आ गया है। यानी अब ये फ़लस्तीन का मामला नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सारी दुनिया जो है वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसराइल का हम ख़तरा है, उसकी जंग है। वैसे भी इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पे हमास है, वहाँ पे लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह है, फिर जो है बाकी इस तरह की और तंजीमें हैं, दाइश है, अलकायदा है। वो तंजीमें तो खैर अपना इतना ईरान के करीब नहीं है, लेकिन हिज़्बुल्लाह और हमास जो है वो अपना ईरान के करीब समझी जाती है। अब इस सारी सूरत हाल में अब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होगा, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई बड़ा फैसला तो होना नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल पाकिस्तान समेत सारी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक सवाल होगा, क्योंकि अब ये जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर पहले फ़लस्तीन के अंदर जो हमले की है इसराइल ने, उसमें अब तक 34,100 शहरी मारे जा चुके हैं, 34,100 शहरी, जबकि हमास ने जो पहला हमला किया था उसमें 1140 लोग जो थे वो मारे गए इसराइल के। तो 1140 और 34,100 ये इतना बड़ा फ़र्क है, और सारी दुनिया की मीडिया ने लिखा है कि जेनोसाइड हो रही है फ़लस्तीन के अंदर, यानी नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, जो इसराइल जिस तरह वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। सारी दुनिया ने लिखा है कि इस वक्त जो है गज़ा जो है वो अपना बच्चों का मक्तल गाह बन गया है। सारी दुनिया ने लिखा है कि वो सहाफ़ियों का मक्तल गाह बन गया है। सारी दुनिया ने लिखा है कि वो औरतों का मक्तल गाह बन गया है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और चर्च जो है वो भी उसके जद में आए। इमदादी वर्कर्स जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थे वो उनका मक्तल गाह बन गया है। तो ये सारी सूरत हाल होते हुए भी दुनिया ने, अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, कोई भी हो, किसी ने भी इसराइल की खुल के मजम्मत नहीं की। उसको समझाने की कोशिश की गई, उसको दरख्वास्तें की गई कि आप जो है इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, इसका नुकसान होगा, लेकिन इसराइल जो है वो अपने उस पर तुला रहा और अभी तक वो जंग जारी है। अब ईरान का मामला आ गया है, तो अब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ईरान, अब सारी दुनिया तो यूएन से लेकर सारा मामला जो है वो इस पर डिस्कस होगा कि ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर डिस्कस होगा। तो काफ़ी खदशा ये किया जा रहा है कि जब सारी दुनिया की मीडिया ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस कर रही होगी, तो इसराइल अपना फ़लस्तीन के अंदर अपने हमले मज़ीद बढ़ा देगा और उसके जो अज़ाइम हैं वहाँ इसराइल के लिए, फ़लस्तीन के लिए, उनको पूरा करने की कोशिश करेगा, ये एडवांटेज लेगा, जो बहुत ही ख़तरनाक होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि सऊदी अरब से लेकर जो अरब वर्ल्ड है पूरी, मिस्र से लेकर कतर से लेकर, ये सारे ममालिक जो हैं वो कह तो रहे हैं इसराइल को कि आप जो है सीज़ फायर होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन उनकी जो लिवरेज है, उनका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो आज की बात नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग जब से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है और वहाँ पे जो है ये यूएस स्टेट का मामला शुरू हुआ है, उस वक्त से लेकर वन वे और अदर वे, एक तरह या दूसरी तरह मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की जद में रहा है।
अब दुनिया उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो ये जो इस पूरे खित्ते के अंदर जो तेल है, उस तेल के हुसूल के लिए अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स ने ये सारा खेल रचाया हुआ है ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रहे। और काफ़ी लोगों का ये भी ख्याल है कि जो वॉर इंडस्ट्री है अमेरिका और बाकी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो उनकी इंडस्ट्री चलने के लिए उनको जंगें चाहिए। इसीलिए मिडल ईस्ट उनके लिए एक बहुत ही हर वक्त एक फर्टाइल लैंड है जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई जंग होती है। बहुत लंबी तारीख है जंगों की मिडल ईस्ट के अंदर। ईरान और इराक की जंग जो थी उसको भी आपने देखा, और फिर इराक ने जो अपना कुवैत पे कब्ज़ा किया सद्दाम हुसैन के दिनों में, वो भी आपने देखा। और उसके अलावा जो होतीज़ और सऊदी अरब की जंग है वो भी आप के नज़र से गुजरी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जंगें हैं जो हम देख रहे हैं। किसी ज़माने में आपको जब अरब स्प्रिंग का दौर था तो सीरिया के ऊपर बड़ा दबाव था। फिर वहाँ पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका पहले जिक्र किया, हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर इस्लामिक ब्रदरहुड, वो एक दाइश है और एक इस्लामिक ब्रदरहुड है, और इस तरह की बहुत सारी अलकायदा है। ये बहुत सारी तंजीमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे ऑपरेट करती हैं जो उन रियासतों की हुकूमतों से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती हैं। तो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, और दुनिया के अंदर मिडल ईस्ट के मामले का तस्फिया करने, वहाँ उसको पीसफुल यानी उसको पुरअमन बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। जो भी कोशिश हो रही है वो वहाँ पे जंग बढ़ाने की हो रही है। और पूरी दुनिया जो है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड ख़ास तौर पर खड़ी हुई है इसराइल की सपोर्ट में। और इसराइल ने जो कहा है कि उसने 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले के नाकाम बनाए, इंटरसेप्ट किए, उसमें अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के ने उनकी बहुत मदद की। बहरहाल अब देखते हैं कि यूएन के अंदर क्या होता है, लेकिन ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है अगर हमारे दुनिया के मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर जो सुपर पावर्स हैं, वो उस मामले को संभालने का किरदार अदा नहीं करते। देखा जाए तो अब चीन और रूस इस मामले में क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अमेरिका की और यूरोप की पोजीशन तो बहुत वाज़ेह है, वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। अब चाइना और रूस जो है इसमें कोई किरदार अदा करें, लेकिन मुस्लिम दुनिया को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा ताकि इस मामले को पीसफुल तस्फिये की तरफ ले जाया सके। आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।